कोरोना कर्फ्यू के चलते ग्रामीणों की बैठक का आयोजन। बकरीद त्योहार के मद्देनजर सीओ ने की शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील। उत्तराखंड में पिछले 5 दिनों से लगातार हो रही बारिश। रुड़की की बाढ़ सुरक्षा चौकी में लटका ताला, नहीं है कोई जनता की सुनने वाला। लालकुआ के होटल में मिली लाश से मची सनसनी। होटल कर्मियों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने की मामले में छानबीन। शव को भेजा गया पोस्टमार्टम हाउस। रुड़की सिविल लाइंस कोतवाली में की गई व्यापारी, ज्वेलर्स और बैंक कर्मियों के साथ बैठक। एसएसपी हरिद्वार के दिशा निर्देश पर किया गया आयोजन। बैंकों और प्रतिष्ठानों में सीसीटीवी लगाने पर दिया गया जोर। नमस्कार, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ नुपुर सक्सेना। स्वागत है आपका उत्तराखंड लाइव में। कोरोना कर्फ्यू के चलते बकरीद के त्योहार को लेकर सीओ मंगलौर ने कोतवाली में ग्रामीणों के साथ बैठक का आयोजन किया। ग्रामीणों के साथ इस बैठक में सीओ ने कहा कि ईद का त्योहार मुस्लिम समुदाय के लिए बहुत ही अहम त्योहार है। बकरीद के त्योहार को शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई, जिससे किसी को भी धार्मिक ठेस ना पहुंचे। खुले में पशुओं की कुर्बानी ना दी जाए, साथ ही कुर्बानी करने के बाद पशुओं के अवशेष को सोशल मीडिया पर पोस्ट ना करें। सोशल मीडिया पर पशुओं के अवशेषों को पोस्ट करने और अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कुर्बानी के बाद पशुओं के अवशेषों को खुले में ना फेंके। त्योहार आ रहा है, इस संबंध में जो है पूरे थाना मंगलौर क्षेत्र के जितने भी ईदगाहें हैं, जो गांव हैं, जो मुस्लिम समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति और हिंदू समाज के लोगों को बुलाकर उनकी त्यौहार को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के संबंध में मीटिंग ली गई है। मेनली डिसाइड हुआ है कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना, कोविड-19 के चलते हुए जो गाइडलाइंस हैं अभी तक हमारे पास, उनको फॉलो करना। साथ ही साथ ये कि जहाँ पर भी कुर्बानी दी जा रही है उसके चारों तरफ पर्दे लगाए जाएंगे। उसका जो वेस्ट है उसको डिस्पोज ऑफ प्रॉपरली किया जाए। ग्रामीणों के साथ बैठक का आयोजन किया गया है। कोरोना कर्फ्यू के चलते बैठक का आयोजन किया गया है। ग्रामीणों के साथ इस बैठक में सीओ ने कहा कि ईद का त्योहार मुस्लिम भाई बहनों के लिए बहुत ही अहम त्योहार माना जाता है। बकरीद के त्योहार को शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई, जिससे किसी को भी धार्मिक ठेस ना पहुंचे। सीओ ने कहा खुले में पशुओं की कुर्बानी न दी जाए, साथ ही कुर्बानी करने के बाद पशुओं के अवशेष को सोशल मीडिया पर पोस्ट ना किया जाए। उत्तराखंड में पहाड़ी इलाकों से लेकर मैदानी क्षेत्रों में भी पिछले 5 दिनों से लगातार बारिश जारी है। वहीं रुड़की तहसील के बढ़ेदी राजपुतान में बाढ़ सुरक्षा चौकी बनाई गई, लेकिन सुरक्षा चौकी में ना तो कोई अधिकारी मौजूद है और ना ही कोई समस्या की सुध लेने वाला है। चौकी के गेट पर ताला लटका हुआ है। तो इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अरशद हुसैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरशद, रुड़की में मौसम को लेकर अभी क्या अपडेट है और अभी वहां पर कैसा मौसम बना हुआ है? आपको बता दूं, यहाँ पिछले 5 दिनों से मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है और पहाड़ी इलाकों में भी काफी तेज बारिश है, जिससे नदियों में काफी तेज पानी का बहाव है। जिसके देखते हुए अगर बात की जाए, जो यहाँ पर बाढ़ के नियंत्रण कक्ष बनाए गए हैं नदियों के किनारे, उनमें ताला लटका हुआ है। कोई भी कर्मचारी या चौकीदार यहाँ पर मौजूद नहीं। अगर कभी कोई हादसा या घटना घटती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, ये कोई विभाग नहीं बता पा रहा है। तो बड़ा ही एक तरह से निंदनीय, अगर कहा जाए तो निंदनीय घटना ये है कि इनमें ताला लटका हुआ है और इन बाढ़ नियंत्रण कक्ष में कोई भी कर्मचारी या अधिकारी नजर नहीं आ रहा है। जी अरशद, बाढ़ सुरक्षा चौकी तो बना दी गई है, लेकिन चौकी पर ताला लटका हुआ है। ऐसे में जनता की समस्या कौन सुनेगा? बिल्कुल, एक तरह से हैरान कर देने वाली बात यह है कि जिस तरह से पानी काफी तेजी के साथ नदियों में आ रहा है और कभी भी किसी भी गांव या किसी भी गांव के किसान की फसल को अपने चपेट में ले सकता है। उसको लेकर कहीं ना कहीं सुरक्षा के लिहाज से ये जो है चौकी बनाई जाती हैं, पर वहां पर कोई भी कर्मचारी नहीं है। तो अब ग्रामीण किससे गुहार लगाए, ये भी एक सोचने वाला विषय है। बिल्कुल
अरशद, प्रशासन की तरफ से और क्या कुछ तैयारियां की गई है मॉनसून के बाद होने वाली परेशानियों से निपटने के लिए? देखिए, प्रशासन की तरफ से अगर बात की जाए, प्रशासन का यही कहना है कि हमने सभी जगह अलर्ट किया हुआ है और तमाम चौकियों पर भी हमने कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं। एक अलग से व्यवस्था बनाई गई है तहसील परिसर में, अलग से बाढ़ नियंत्रण कक्ष बनाए गए हैं। पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर चौकियों पर कोई भी जो कर्मचारी तैनात नहीं, उसको लेकर बड़े सवाल जो है इन लोगों पर उठ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि आखिरकार किसी आपदा का अगर कोई समय आता है तो उसमें ग्रामीण या किससे सुरक्षा की गुहार लगाएंगे। अरशद, मौसम विभाग का क्या पूर्व अनुमान है कि आने वाले दिनों में कैसा मौसम रह सकता है? देखिए, मौसम विभाग का कहीं ना कहीं उन्होंने अलर्ट किया है कि पिछले 5 दिनों पहले ही उन्होंने अलर्ट कर दिया था कि पहाड़ी इलाकों में भी काफी बारिश होगी और मैदानी इलाके भी इससे जो है कहीं ना कहीं बारिश वहां भी हो सकती है। तो अब अगर बात की जाए तो बारिश का मौसम बना हुआ है और रह रहकर यहाँ पर बारिश भी हो रही है। अगर बात की जाए तो पहाड़ी इलाकों में ज्यादा बारिश है, बल्कि मैदानी इलाकों में कहीं कहीं बारिश होती है और कहीं रुक जाती है। तो उसको लेकर कहीं ना कहीं काफी लोग जो है एक तरह से सतर्कता बरत भी रहे हैं। अगर बात की जाए नदियों में, पहाड़ी इलाकों में बारिश होने के बाद काफी पानी यहाँ पर नदियों में चढ़ा हुआ है। वहीं अगर बात की जाए गंगा का जल स्तर भी काफी बढ़ा हुआ है, तो इसको लेकर चौकसी बरतना बहुत जरूरी है। जी शुक्रिया अरशद हुसैन, आपका तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो पहाड़ी इलाकों में 5 दिनों से लगातार बारिश हो रही है बाढ़ सुरक्षा चौकी में, लेकिन ताला लटका हुआ है, जनता की समस्या सुनने वाला कोई नहीं है। लाल कुआं नगर के रेलवे स्टेशन चौराहे पर स्थित नरूला होटल में मिली लाश से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। होटल कर्मियों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जानकारी फॉरेंसिक टीम को दी। मौके पर पहुंची टीम ने महिला के पास से एक मोबाइल फोन बरामद किया है, साथ ही उसका पंचनामा भर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। लड़की हरेली का आई, तैयार खा के गई, पूरी बनाया मैंने और पकौड़ी बनाई, सब्जी बनाई। मेरी लड़कियाँ खा के अपना सब रात चली गई। आज कैसे पता चला आपको? अभी फोन आया था, फोन आया अशोक नाती का, तब थाने में है मम्मी ऐसा करा। कितने दिन से घर पे नहीं गए? अब मेरे को बताया नहीं ऐसा हो रहा करके। थाने में है, मेरे पापा भी थाने में है। मैं भाग के आया यार। एक महिला का होटल में शव मिलने की सूचना पर पुलिस के द्वारा पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है और मृतका के परिजनों को बुला लिया गया है और उनकी तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया जाएगा। कौन कौन इनको गिरफ्तार किया जाएगा? अभी अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है, विवेचना के बाद ही ये सब बातें बताई जा सकती। फॉरेंसिक टीम द्वारा भी घटनास्थल का मौका मुआयना किया जा रहा है। जो भी विस्तृत विवेचना होगी वो की जा रही है और उसके बाद ही तथ्यों पर प्रकाश डाल। तो होटल में लाश मिलने से सनसनी फैल गई। आपको बता दें, नरूला होटल में 40 वर्षीय महिला का शव मिला, जिसके बाद वहां पर हड़कंप मच गया। होटल कर्मियों ने इस पूरी वारदात की सूचना पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने इस मामले की जानकारी फॉरेंसिक टीम को भी दी है। इसके अलावा मौके पर पहुंची टीम ने महिला के पास से एक मोबाइल फोन भी बरामद किया है। इसके अलावा उसका पंचनामा भर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पुलिस लगातार होटल का मुआयना भी कर रही है। तो लाल कुआं नगर के रेलवे स्टेशन चौराहे पर स्थित नरूला होटल में मिली लाश से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। होटल कर्मियों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जानकारी फॉरेंसिक टीम को भी दी। मौके पर पहुंची टीम ने महिला के पास से एक मोबाइल फोन भी जब्त किया है। इसके अलावा महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पुलिस मामले की कार्रवाई में जुट गई है। तो नरूला होटल में महिला का शव मिलने से वहां पर सनसनी फैल गई। होटल के कर्मचारियों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मामले की जानकारी फॉरेंसिक टीम को दी। इसके बाद टीम मौके पर पहुंची। महिला के पास से एक मोबाइल फ़ोन मिला है। इसके अलावा पुलिस अब आगे की कार्रवाई में जुट चुकी है।
भू वैकुंठ नगरी बद्रीनाथ धाम में ग्रामीणों की सामाजिक संस्था श्री सत्य साई मिशन द्वारा पर्यावरण संरक्षण पर्व हरेला सप्ताह के तहत बद्रीनाथ में वृक्षारोपण अभियान चलाया गया। श्री सत्य साई मिशन गरीब असहाय लोगों की सहायता के साथ साथ अपने सामाजिक दायित्व का निर्वहन करते हुए अब बद्रीपुरी में पर्यावरण संरक्षण के लिए भी लोगों को जागरूक कर रहा है। इस बाबत हरेला सप्ताह के तहत बद्रीनाथ धाम में हरे पेड़ों का रोपण किया जा रहा है, जिससे बद्रीपुरी में हरियाली बनी रहे और लोगों को धाम में शुद्ध ऑक्सीजन मिलता रहे। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संजय कुंवर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, जोशीमठ में किस तरह से हरेला सप्ताह मनाया जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से देवभूमि श्री बद्रीनाथ धाम में ऑक्सीजन की काफी कमी बनी रहती है, क्योंकि उच्च हिमालय पे स्थित ये धाम है और यहाँ पे जो है पेड़ों की काफी कमी रहती है, जिसको देख करके स्थानीय कुछ गांवों का ये एक मिशन बना हुआ है, श्री सत्य साई मिशन। यहाँ इनकी इन संगठन से जुड़े हुए महिलाओं और स्थानीय लोगों ने जो है ये हरेला सप्ताह के तौर पे विगत 2 दिनों से लगातार बद्रीपुरी क्षेत्र में हरे पौधरोपण किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि आने वाले जो तीर्थ यात्री होंगे अगले कुछ सालों के बाद जो यात्री आएंगे उनके लिए भी एक पहल होगी और संकल्प उनको भी दिया जाएगा कि जो भी तीर्थ यात्री बद्रीनाथ धाम में आते हैं तो अपनी यादगार के तौर पे एक एक पेड़ जो है ये संस्था जो है अपनी ओर से यात्रियों से यहाँ पे लगवाएगी। जी संजय, लोगों को किस तरह से जागरूक किया जा रहा है कि वो ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाए, क्योंकि लोगों की भागीदारी से ही संजय हरेला सप्ताह को सफल बनाया जा सकता है। जी बिल्कुल, जिस तरह से सीमांत घाटी जोशीमठ की बात की जाए तो यहाँ पे नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क है, अलकनंदा भूमि संरक्षण है और वन पंचायतें हैं जो लगातार हरेला पर्व सप्ताह ही नहीं लगातार जो ये सावन और ये सावन भादों और बरसात का मौसम होता है इसमें जागरूकता उसका आयोजन करती है और बृहद तौर पे यहाँ पे वृक्षारोपण सप्ताह मनाया जाता है और वृक्षारोपण किया जाता है। लेकिन जिस तरह से बद्रीपुरी में संस्था जो ये सत्य साई संस्था जो ग्रामीणों की है वो यहाँ पे कार्य कर रही है और जो हरित बद्रीनाथ बनाने का जो संकल्प ले रही है वो काबिल तारीफ है और आने वाले जो बद्रीनाथ में जितने भी तीर्थ यात्री आएंगे उनके लिए भी एक पहचान बनेगी कि बद्रीपुरी की यात्रा के साथ अपने परिजनों के नाम पे वो भी यहाँ पे एक हरा पौध रोपेंगे। जी, लोगों की कितनी भागीदारी देखने को मिल रही है इस हरेला सप्ताह में? क्या लोग बढ़ चढ़कर पेड़ पौधे लगा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, अगर बात की जाए जोशीमठ क्षेत्र के लोगों की तो यहाँ पे खुद जो है पूर्व उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री जो त्रिवेंद्र सिंह रावत है वो एक संकल्प अभियान के तौर पे विगत 2 दिनों से जोशीमठ में ही रुके हुए हैं और आज ही उनका प्रथम चरण की यात्रा पूरी हुई। उनके संकल्प के हिसाब से लगभग 11,000 हरे पौध जो है उन्होंने इस क्षेत्र में रोपे हैं, जो कि एक हरियाली के लिए काफी अच्छा संदेश है क्षेत्र के लिए और लगातार उनके संकल्प को जो है क्षेत्र के लोग दोहराए हुए हैं। जी संजय, सत्य साई मिशन गरीब असहाय लोगों की सहायता के साथ साथ अपने सामाजिक दायित्व का निर्वहन करते हुए बद्रीपुरी में पर्यावरण संरक्षण के लिए भी लोगों को जागरूक कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जिस तरह से अभी विगत कुछ माह से कोरोना की जो दूसरी लहर चली हुई थी तो इसमें भी जो बद्रीपुरी में रहने वाले जो मजदूर हैं जो क्योंकि अभी चारधाम यात्रा पूरे तौर पे खुली नहीं है और यात्रियों को यहाँ पे आने की अनुमति नहीं है, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं जो वहाँ पे कार्यरत हैं, जो मास्टर प्लान वहाँ पे चल रहा है उसमें जो सैकड़ों मजदूर वहाँ पे काम कर रहे हैं लोग हैं, वहाँ पे स्थानीय लोग हैं, तो उनके लिए ये सत्य साई मिशन जो बामणी गाँव और पांडुकेश्वर के लोगों का एक ट्रस्ट है, ये जो है फूड पैकेट से लेके गरीब तबके के जो भी लोग हैं मजदूर हैं उनको जो है राशन से लेके फूड किट देने का काम कर रहा है और विगत 2 महीने से सामाजिक दायित्व का निर्वहन कर रहा है और इसके साथ साथ पर्यावरण संरक्षण के लिए भी जो संस्था है काफी आगे आ रही है। जी शुक्रिया संजय कुंवर आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। रुड़की क्षेत्र में अवैध खनन माफियों के हौसले बुलंद है, जहां दिन रात अवैध खनन के काले कारोबार को अंजाम दिया जा रहा है। बता दें कि रुड़की तहसील के कई गांवों में खनन माफिया खुलेआम अवैध खनन कर रहे हैं। ये खनन दिन रात किया जा रहा है और हैरान करने वाली बात तो ये है कि पुलिस और प्रशासन इन खनन माफियों पर कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा है। ये खनन माफिया इतने दबंग है कि ग्रामीण इनसे परेशान होने के बाद भी इनके खिलाफ आवाज नहीं उठा पा रहे हैं। गंग नहर कोतवाली और मंगलौर कोतवाली क्षेत्र में ये खनन माफिया
ट्रैक्टर ट्रॉलियों के द्वारा दिन रात बिना किसी अनुमति के ही गांव से मिट्टी का खनन कर रहे हैं और सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाकर मोटी कमाई करने में लगे हैं। अवैध खनन सामग्री से भरी ट्रैक्टर ट्रॉलियों से कई बार क्षेत्र रहीमपुर, पनियाला, लाठेरदेवा गांव में हादसे हो चुके हैं, लेकिन ये खनन माफिया फिर भी बाज आने का नाम नहीं ले रहे हैं। जॉइंट मजिस्ट्रेट अपूर्वा पांडे ने जब इस बारे में जानकारी चाही तो इनका कहना है कि अवैध खनन की जांच कराकर कार्रवाई की जाएगी। के द्वारा इस जगह पर खनन की शिकायत की गई है। मौके पर तुरंत ही जांच के लिए संबंधित भेजा जाएगा एवं यदि शिकायत पाई जाती है, जमीन पाई जाती है तो उनके अगेंस्ट आवश्यक कार्रवाई तत्काल ही हमारी जाएगी। तो अवैध खनन लगातार जारी है और सड़कों पर लगातार ट्रैक्टर दौड़ रहे हैं, जिसकी वजह से राजस्व विभाग को भी कहीं ना कहीं नुकसान पहुंच रहा है। आपको बता दें कि अवैध खनन माफियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। दिन रात अवैध खनन के काले कारोबार को अंजाम दे रहे हैं। रुड़की तहसील के कई गांवों में खनन माफिया खुलेआम अवैध खनन कर रहे हैं और ये खनन दिन रात किया जा रहा है। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो यहाँ पर यह है कि पुलिस प्रशासन खनन माफियों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है और ये खनन माफिया इतने दबंग है कि ग्रामीण इनसे परेशान तो है, लेकिन डर के मारे आवाज नहीं उठा पा रहे हैं। गंगनहर कोतवाली और मंगलौर कोतवाली क्षेत्र में ये खनन माफिया ट्रैक्टर ट्रॉलियों के द्वारा दिन रात बिना किसी परमिशन के ही गांव से मिट्टी उठाने का काम कर रहे हैं और सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाकर मोटी कमाई करने में लगे हुए हैं। अवैध खनन सामग्री से भरी ट्रैक्टर ट्रॉलियों से कई बार क्षेत्र रहीमपुर, पनियाला, लाठेरदेवा गांव में हादसे भी हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद खनन माफिया फिर भी रुक नहीं रहे हैं, बाज नहीं आ रहे हैं। जॉइंट मजिस्ट्रेट अपूर्वा पांडे से जब इस बारे में जानकारी ली गई तो उनका कहना है कि अवैध खनन की जांच कराकर आगे कार्रवाई की जाएगी। जसपुर के दुल्हन पैलेस में प्रशासन की ओर से कोरोना कर्फ्यू के चलते ईद के त्योहार को लेकर बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें उच्च अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। जसपुर की जनता ने भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मौके पर मौजूद रहे एसडीएम और जसपुर कोतवाल ने जसपुर की जनता से अपील की और कहा कि हाईकोर्ट के आदेश अनुसार ही ईद मनाएं, जिससे किसी को भी धार्मिक ठेस ना पहुंचे, खुले में पशु की कुर्बानी न की जाए। वहीं आम जनता ने उच्च अधिकारियों के सामने अपनी समस्याएं भी रखी। दूसरी ओर साफ सफाई के चलते जसपुर नगर पालिका को आदेश देते हुए सफाई की पूर्ण रूप से व्यवस्था बनाने की बात भी कही गई। कौन सा पैलेस है? दुल्हन पैलेस में अमन शांति की बैठक थी, जो आने वाला 21-22 दिन का त्यौहार है, तो उसी के संबंध में निर्देश दिए गए इन लोगों को कि अमन शांति से अपना त्यौहार मनाएं और जो भी कुर्बानी होगी उसको खुले में ना करें। माननीय उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय और हाई कोर्ट ने जो निर्देश दिए हैं उसका अनुपालन करें, खुले में ना करें और कोई ब्लडिंग वगैरह जो उसकी नाली में ना हो। और नमाज के लिए भी है कि सोशल डिस्टेंस बनाए रखें और 5 आदमियों से जो ज़्यादा आदमी है उसमें वो ना करें। तो ये सब निर्देश दिए और सफाई के जो अधिशासी अधिकारी उसको निर्देश दिए कि शहर में व्यापक सफाई बनाए रखें। जो आवारा पशु है उन दिनों उनको प्रतिबंधित करें और जो कूड़ा वगैरह, जो सफाई पानी वगैरह की सुचारू रूप से व्यवस्था और लाइटिंग वगैरह की सुचारू से व्यवस्था। मैं जो अमन कमेटी की मीटिंग ऑर्गेनाइज करी गई यहाँ पे, इसमें कोशिश ये की गई कि जो भी हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो गाइडलाइंस हैं और शासन से जो निर्देश मिले हैं वो लोगों को बताया गया कि इस तरह कुर्बानी कैसे करनी है, कहाँ करनी है और रास्ता कौन कौन से है, उसको जो मीट वगैरह जो भी है लाने ले जाने के लिए, और वो सब निश्चित करेंगे। और कोई इस तरह की अगर एक्टिविटी होती है तो कहीं पर आपको लगता है कि कोई गड़बड़ होगी तो आप हमें इन्फॉर्म करेंगे। अपने तरफ से कोई भी आदमी उसमें अननेसेसरी लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश नहीं करेगा। अगर किसी भी आदमी के द्वारा ये चीज़ किया जाता है, अगर हमारे संज्ञान में आता है, हम उसके खिलाफ कार्रवाई। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रदीप श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। प्रदीप, जसपुर में ईद को लेकर प्रशासन की बैठक हुई है, बैठक में क्या दिशा निर्देश जारी किए गए? जी नकुल जी, आपको बता दूं, ईद को लेकर के जैसे पूर्व वर्षों की भांति भारी सुरक्षा इंतजाम किए गए थे, पुलिस फोर्स की भी व्यवस्था की जा रही है। ये ईद उल जुहा का पर्व होता है, इसमें
बकरीद मनाई जाती है। इसमें जो लेके कोविड-19 को लेके गाइडेंस दी गई है, उसके तहत उसके बाद भी किसी तरह के शहर में जंगली जानवरों का प्रवेश वर्जित किया गया है। जो सफाई कर्मी द्वारा ये जंगली जानवर पाले गए हैं उनको प्रतिबंधित किया गया है, अपने घरों में रखें, अपने स्थानों पर रखें। जैसे जिन पशुओं की बलि दी जानी है उनको भी निर्धारित मार्ग से ले आना है। जी प्रदीप, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो जसपुर में ईद को लेकर प्रशासन की बैठक हुई। बैठक में उच्च अधिकारी भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि इसमें जसपुर की जनता ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मौके पर मौजूद रहे एसडीएम और जसपुर कोतवाल ने जसपुर की जनता से अपील की और कहा कि गाइडलाइंस के अनुसार ही ईद का पर्व बनाएं, जिससे किसी को भी धार्मिक ठेस ना पहुंचे। खुले में पशु की कुर्बानी न की जाए। वही आम जनता ने उच्च अधिकारियों के सामने अपनी समस्याएं भी रखी। दूसरी ओर साफ सफाई के चलते जसपुर नगर पालिका को आदेश देते हुए सफाई की व्यवस्था बनाने की बात भी कही गई है। तो आपको बता दें, क्योंकि अभी जसपुर में कोरोना कर्फ्यू है और अभी ईद आने वाली है, तो उसी को लेकर बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें उच्च अधिकारी भी मौजूद रहे। रुड़की सिविल लाइंस कोतवाली में व्यापारी ज्वेलर्स और बैंक कर्मियों के साथ सीओ रुड़की ने बैठक का आयोजन किया। बता दें कि एसएसपी हरिद्वार के दिशा निर्देश के अनुसार रुड़की सिविल लाइंस कोतवाली में बैंक कर्मियों और ज्वेलर्स के साथ एक बैठक की गई। सीओ रुड़की ने बैठक के माध्यम से सभी व्यापारी ज्वेलर्स और बैंक कर्मियों से बात करते हुए कहा कि बढ़ते अपराध को देखते हुए सभी बैंकों और सभी प्रतिष्ठानों में सीसीटीवी कैमरे और सुरक्षा गार्ड लगाए जाए। उस बैठक में मौजूद सभी लोगों को जागरूक करते हुए कहा कि कोई भी किसी तरह का संदेह होने पर तुरंत स्थानीय पुलिस को सूचना दे, ताकि होने वाली घटना से बचा जा सके। तो व्यापारियों और बैंक कर्मियों के साथ बैठक का आयोजन किया गया। वारदात से बचने के लिए दिशा निर्देश दिए गए। सीओ ने व्यापारी ज्वेलर्स और बैंक कर्मियों के साथ बैठक की। बता दें कि एसएसपी हरिद्वार के दिशा निर्देश के अनुसार ये बैठक का आयोजन किया गया। सीओ ने बैठक के माध्यम से सभी व्यापारी ज्वेलर्स और बैंक कर्मियों से बात की और कहा कि बढ़ते हुए अपराध को देखते हुए सभी बैंकों और सभी प्रतिष्ठानों में सीसीटीवी कैमरे और सुरक्षा गार्ड लगाए जाए। इसके अलावा लोगों को भी जागरूक किया गया और कहा कि किसी तरह का शक होने पर तुरंत ही पुलिस को सूचना दे। उत्तराखंड के हरिद्वार, ऋषिकेश और मसूरी के बाद अब डोईवाला में दिल्ली की पर्यटक महिलाओं ने शराब के नशे में धुत होकर होटल में स्थानीय महिलाओं से मारपीट की। घटना की जानकारी मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और सभी को कोतवाली ले आई, जहां शराब के नशे में धुत महिलाओं और उनके साथी का मेडिकल कराया जा रहा है। उसके बाद पुलिस ऑपरेशन मर्यादा के तहत कार्रवाई की तैयारी में है। सामने पानी की कंप्लेन करी थी हमने, तो उसको ठीक कराने के लिए हम होटल वाले से बात करने जा रहे थे। तो हम होटल वाले को बुलवा रहे थे, इतने में वो लोग हमसे उलझ पड़े, गाली गलौज की, उसने हाथ चलाया मेरे ऊपर और चेन भी खींची है उसने। अब बदतमीजी करने लग गई सबके साथ, पीटने, और उन्होंने नशा भी कर रखा था। कितनी महिलाएं? लोगों ने, 2 महिलाएं थी, 1 पुरुष था। तो सब शराब के? हाँ जी, उनमें से तीनों की यही हालत है। क्या चाहते हो, क्या कार्रवाई होनी चाहिए? कार्रवाई यही होनी चाहिए कि एक तो जो हमारी चेन खो रखी वो भी, और साथ में टूरिस्ट यहाँ आकर ऐसे आम आदमी को पीटेगा, ये चीज़ कैसे बर्दाश्त करेंगे? उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई। आज मीटिंग रखी थी सुरक्षा के दृष्टिगत, जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं लेन देन के, उस संबंध में हमने इनके अवेयरनेस के लिए मीटिंग ली थी कि कोई भी व्यक्ति जो है, एक तो सुरक्षा जो गार्ड है उसको प्रॉपर हर बैंक में जो है सुरक्षा गार्ड हो, और उससे जो है आर्म्स गार्ड हो, और सीसीटीवी कैमरे वगैरह भी अक्सर जो है अपने साफ़ सुथरे रखें और चेक करते रहें, समय समय पे उन्हें चेक भी करते रहें। और व्यापारियों को कहा गया है कि कोई भी आदमी अगर कोई सामान बेचने आता है, उसकी जो है आईडी लेंगे, उसका मोबाइल नंबर वगैरह लेंगे और एक रजिस्टर मेंटेन करें।
वीकेंड है, लिहाजा नैनीताल में लगातार पर्यटक आ रहे हैं। नैनीताल में प्रवेश करने के लिए अब पर्यटकों को आने से 72 घंटे पहले की कोविड नेगेटिव रिपोर्ट और होटल की बुकिंग दिखाना अनिवार्य कर दिया गया है। हल्द्वानी नैनीताल नेशनल हाईवे पर सिटी पेट्रोल यूनिट की टीम बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों की जांच कर रही है। प्रतिदिन करीब 70 से 75 वाहनों को आरटीपीसीआर और होटल की बुकिंग ना होने के कारण वापस लौटाया जा रहा है। आरटीपीसीआर रिपोर्ट और होटल बुकिंग अगर पर्यटकों के पास नहीं होगी तो हल्द्वानी नैनीताल हाईवे पर हो रही चेकिंग के बाद पर्यटकों को वापस लौटा दिया जाएगा। जैसे ही पर्यटक नैनीताल जिले की सीमा पर पहुंच रहे हैं, वहां पुलिस की अलग अलग टीमें चेकिंग कर रही है। जहां से नैनीताल जाने वाली गाड़ियों पर नैनीताल का नीले रंग का स्टिकर लगाया जा रहा है, जिससे ये कंफर्म हो जाएगा कि गाड़ी को नैनीताल जाना है। ये टूरिस्टों के बढ़ते हुए दबाव को देखते हुए जैसे प्रशासन द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं कि उनका ई पास, कोविड रिपोर्ट और होटल की बुकिंग, ये 3 पैरामीटर हमको चेक करने हैं। तो वो 3 पैरामीटर जिनके पूरे हैं तो उनको नैनीताल हेतु जाने दिया जा रहा है, नहीं तो उनको यहीं से लौटाया। चलिए, फिलहाल के लिए उत्तराखंड लाइव में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।